बीएचयू वाले में। तो आज हम लोग पीवाईक्यू की सीरीज में आज हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत यानी कि मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस के ऊपर और इसे डिटेल से जानेंगे। इससे पहले भी मैंने 2 पीवाईक्यू सीरीज ले चुके हैं, एक एंशिएंट का था और एक में आपके पूरे हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन थे, यानी कि उसमें एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न सारे हैं। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपको बहुत ही एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो चलिए चलते क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन कासिम था, यानी कि जो मोहम्मद बिन कासिम था जिसने भारत पे आक्रमण किया था, तो वो क्या था? वो तुर्क था, मंगोल था, अरब था या फिर तुर्क अफगान था? तो इसका जो आंसर है वो क्या है? अरब था। मोहम्मद बिन कासिम जो था वो अरब था और पहला जो है कि प्रथम फर्स्ट सफल आक्रमण सक्सेसफुल जो अरबों का आक्रमण था। इससे पहले भी 2-3 आक्रमण हो चुके थे, लेकिन वो जो है कि सक्सेसफुल नहीं हुए थे। मोहम्मद बिन कासिम पहला ऐसा अरब आक्रमणकारी था जिसने भारत पे आक्रमण किया और सफल भी हुआ था। इसका जो है कि अटैक आपका देखेंगे तो 711 से 12 एडी के बीच में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम जो है कि इराक का गवर्नर अल हज्जाज, ठीक है, इसी का ये सेनापति और एक तरह से कहेंगे तो दामाद भी था, यानी कि इनकी पुत्री का विवाह, इनका ये सेनापति भी था और दामाद भी था और इनकी पुत्री का विवाह इसके साथ हुआ था। तो पहला सफल आक्रमण अरबों का हम लोग देखें तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। इसी मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के अपने आक्रमण के दौरान सिंध के राजा दाहिर को पराजित किया था और उनका युद्ध क्षेत्र में ही देखेंगे तो मृत्यु हो जाती है दाहिर की। इसके बाद इनकी रानी थी, जो इनकी एक रानी थी, उन्होंने काफी समय तक जो है कि इनसे लड़ने की कोशिश की। जब इन्होंने अपनी जो है कि देखी कि मेरे पराजय करीब है, तो उन्होंने जौहर कर लिया था और एक रानी का विवाह दिखेंगे, लाट खां की रानी लाट खां थी, उनका विवाह मोहम्मद बिन कासिम के साथ हो जाता है और इनकी जो 2 पुत्रियां थी, इनकी 2 पुत्रियां थी, उन्हें के कासिम अपने साथ जो है कि ईरान लेके जाता है और इन्हीं 2 पुत्रियों के संदर्भ में जो है कि मोहम्मद बिन कासिम को अल हज्जाज द्वारा जो है कि मृत्युदंड दे दिया जाता है और इसे जिंदा जो है कि बैल के खाल में सिलवा दिया जाता है और इससे मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है। तो कुछ इस तरह से मोहम्मद बिन कासिम का भारत पे आक्रमण और इसी आक्रमण के दौरान जब वो वापस इस सफलता के बाद ईरान जाता है तो इसकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आपका डिस्क्रिप्शन है, आप लोग पढ़ सकते हैं। आपके लिए हमने सोल्यूशन भी रख दिया है, जिससे कि अगर आप पीडीएफ रीड करें या फिर दोबारा क्वेश्चन देखें तो आपको इजी हो जाए और सारी चीज़ों को आप जितनी बार हो सके उतनी बार रिविजन कर सके और बहुत ज़्यादा डाटा और जो है कि आप कवर कर सके और एग्जाम की दृष्टि से आपको काफ़ी फायदा हो। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? गजनी जो राजवंश था उसका संस्थापक कौन था, इसके बारे में हम लोग को बात करना है। तो इसमें देखिए आपको ऑप्शन दिख रहा है अल्पतगीन, महमूद, सुबकतगीन, इस्माइल। ठीक है, तो इसमें देखिए गजनी वंश का संस्थापक कौन है? अल्पतगीन। जब गजनी में सामानी वंश का पतन होता है, सामान्य वंश जिसका ये सामान्य वंश में जिसे ये दास होता है, अल्पतगीन उस टाइम दास होता है सामान्य वंश में, जब इसका पतन होता है तो अल्पतगीन जो है कि एक नए राजवंश की स्थापना करता है जिसका नाम था गजनी राजवंश। ठीक है, गजनी राजवंश की स्थापना करता है। अल्पतगीन एक तुर्क था, ठीक, गजनी का जो संस्थापक था वो तुर्क होता है। और इसी में देखेंगे गजनी में बहुत सारे उसके बाद कई सारे शासकों का निरंतर क्रम बनता रहता है, बहुत सारे शासक बनते हैं। उन्हीं शासकों के क्रम में एक शासक का नाम आता है सुबकतगीन। ठीक है, सुबकतगीन जो कि गजनी राजवंश का ही होता है और अल्पतगीन का ही एक दास होता है। कहा जाता है कि अल्पतगीन ने 17 दास जो कि तुर्क गुलाम थे, 17 दासों का समूह था, उन्हीं 17 दासों में से एक सुबकतगीन भी था। तो ये गजनी वंश का संस्थापक कौन था? अल्पतगीन, और उन्हीं वंश में से एक सुबकतगीन भी था जो कि गजनी वंश से रिलेट करता है और इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे जब हम लोग अरब को पढ़ेंगे, अरबों को अच्छे से पढ़ेंगे, तुर्कों को अच्छे से पढ़ेंगे। ये आपका जो है कि सोल्यूशन है, पढ़ लीजिएगा आप लोग।
तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? ठीक है, चंदेल जो कि बुंदेलखंड कहेंगे, बुंदेलखंड, आज के बुंदेलखंड में ये लोग शासन करते थे। बुंदेलखंड में इनकी राजधानी हम लोग देखेंगे दो थी। एक तो आप देखेंगे एमपी बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में ये लोग शासन करते थे। इनकी राजधानी, पहली राजधानी खजुराहो थी और इसे स्थानांतरित किया था ये धंग ने, इनकी राजधानी को कालिंजर, ठीक है, खजुराहो से कालिंजर इनकी राजधानी को धंग, चंदेल शासक धंग ने स्थानांतरित किया था। इनकी राजधानी थी खजुराहो। देखेंगे चंदेल काफी फेमस है अपनी कला और स्थापत्य कला के लिए, और मेनली देखेंगे खजुराहो में इन्होंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया है, तो इसके लिए चंदेल काफी फेमस है। दूसरी अगर बात करें तो चंदेल चंदेल शासक विद्याधर जो है कि महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था, और ये ऐसा पहला शासक था जिसने महमूद गजनवी के साथ लड़ा, या ये नहीं किया कि तुरंत समर्पण कर दिया। इसने लड़ा और उसके बाद इसने शांति समझौता 2 बार इसके टाइम पीरियड में, विद्याधर के टाइम में देखेंगे गजनवी ने 2 बार आपका आक्रमण किया है, ठीक है, और दोनों बार इसने काफी वीरता तरीके से लड़ा है। पहला हम लोग देखेंगे कि इसने पहला आक्रमण 1019 से 20 के करीब किया है, और दूसरा 1022 ईस्वी में किया है। पहले में देखेंगे कि कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, पास में जो नदी थी उसकी वजह से कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती है कि उसे अपनी सेना को हटाना पड़ता है, और दूसरी बार में देखेंगे कि ये गजनवी के साथ शांति समझौता कर लेता है, लेकिन ये समर्पण नहीं करता। इसने जो है कि ये राज्यपाल जो शासक था उसने काफी जो है कि समर्पण कर दिया था, बिना युद्ध लड़े, तो उसने उसकी हत्या भी कर दी थी, राज्यपाल की हत्या कर दी थी, क्योंकि उसने समर्पण कर दिया था। इसने राजाओं का संघ भी बनाया था जो कि महमूद गजनवी से लड़ने के लिए। ये जयशक्ति भी इसी वंश का एक शक्तिशाली शासक था, और कहा जाता है कि इसी के नाम पे चंदेलों को जिजाक बुक्ति का चंदेल भी कहा जाता है। तो ये विद्याधर ने महमूद गजनवी से काफी वीरतापूर्वक लड़ा था। इनके लिए गंड या फिर गंडदेव कहे, इनका पुत्र था विद्याधर, ठीक है, चंदेल शासक गंड का पुत्र था विद्याधर। ये इसका आपका डिस्क्रिप्शन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अगर, तो देखेंगे महमूद गजनवी का दरबारी इतिहास कहाँ के अंदर। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और काफी इंपॉर्टेंट है कि हु वाज द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ महमूद गजनवी, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको ऑप्शन दिख रहा है हसन निजामी, उत्बी, फिरदौसी, चंदबरदाई। तो पहले तो हसन निजामी दिल्ली सल्तनत से रिलेट करते हैं आपके, ठीक है, और इन्होंने ताजुल मासिर लिखा है। अगर हसन निजामी की बात आए तो आप उसको दिल्ली सल्तनत से कोरिलेट करेंगे, और इनकी एक प्रसिद्ध रचना है ताजुल मासिर, जो कि दिल्ली सल्तनत का कहा जाता है कि पहला आधिकारिक इतिहास था, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का आपका फर्स्ट ऑफिशियल हिस्ट्री था, ठीक है, आधिकारिक इतिहास ताजुल मासिर। काफी बार ये पूछा गया था किसकी रचना है। अगर दूसरा बोले दरबारी इतिहासकार कौन थे इसके, तो इसका आपका उत्बी होगा। उत्बी जो है कि हसन निजामी का दरबारी इतिहासकार था, और इसने एक प्रसिद्ध, इनकी भी एक प्रसिद्ध रचना है उत्बी की, किताबुल यामिनी, किताबुल यामिनी, कि अरबी भाषा में है, और इसमें गजनी के बारे में, जिसने जो भी युद्ध किए उसके जीवन के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन में मिलती है। दूसरा अगर फिरदौसी की बात करें तो ये भी जो है कि गजनी का ही था, गजनी के दरबार में ही रहता था, और इसने इसकी एक प्रसिद्ध रचना है शाहनामा, ठीक है, शाहनामा की रचना फिरदौसी ने ही किया है। और इस ये जो है कि एक महाकाव्य है, इसे फारस का राष्ट्रीय महाकाव्य भी कहा जाता है, और ये गजनी के कहने पे लिखा था। इसके बारे में एक कहानी है कि गजनी ने कहा था कि आप इस रचना को करेंगे तो आपको 60,000 सोने के दिनार देंगे, लेकिन जब ये रचना पूर्ण होती है तो वो सोने की जगह चांदी की दिनार देता है। इसके फिरदौसी काफी दुखी हुआ था, और उसके बाद देखेंगे कि गजनी के विरोध में उसकी निंदा में बहुत सारी रचनाएं करता है। एक लास्ट आप देखेंगे चंबरदाई, जिनकी रचना है पृथ्वीराज रासो, जो कि चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज तृतीय के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन देता है। तराइन के युद्धों के बारे में बहुत सारी जानकारी इससे हमें मिलती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपका है कि महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार कौन थे। ठीक, महमूद गजनवी के साथ उसके दरबार में भी बहुत सारे हिस्टोरियंस थे, तो इसमें से कौन उसके साथ भारत आया था। तो इसमें आप देखेंगे फरिश्ता है, अलबरूनी है, अफीफ है, इब्न बतूता है। तो अगर आपको एक ट्रिक बता दें क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो अगर आप इन सबको देखेंगे तो आप दो क्वेश्चन तो समझ जाएंगे कि ये फरिश्ता और अलबरूनी दोनों गजनी के दरबार में थे। लेकिन अब अफीफ की बात करें तो इनका संबंध हम लोग देखेंगे तो खिलजी से तुगलक के बीच में है। इन्होंने तारीख फिरोज शाही भी लिखा है, जो कि फिरोज शाह तुगलक के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन देता है। तारीख फिरोज शाही, इसके दो रचनाकार, एक अफीफ ने लिखा है, एक बर्नी ने लिखा है। ठीक है, बर्नी ने भी तारीख फिरोज शाही लिखा है, अफीफ ने भी लिखा है। इब्न बतूता, इनका भी काल तुगलक का, तुगलक डायनेस्टी से इनका भी संबंध, और इन्होंने अरबी में किताबुल रहला लिखा है, अरब अरब भाषा में किताबुल रहला, किताबुल रहला, जिससे हमें देखेंगे कि तुगलक वंश के एक शासक मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी भी हम शॉर्टकट में कहते हैं। इसके इतिहास में इसके बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन में इब्न बतूता से मिलती है। तो ये दो तो हम लोग पहले निकाल देंगे, इनका संबंध दिल्ली सल्तनत से, गजनी से नहीं है। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो फरिश्ता है, तो फरिश्ता नहीं होंगे, इसका जो ऑप्शन होगा अलबरूनी होगा। अलबरूनी जो है कि 11वीं शताब्दी में 1018 से 19 के बीच ये भारत आया था, और लगभग 10 वर्ष ये भारत में रहा था, और भारत के बारे में जो है कि इसने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है, और एक रचना की है ताकीके हिंद। इसकी एक रचना है अलबरूनी की। वेट वेट, तहकीके हिंद, इसे भारत की खोज कहते हैं। इसका अर्थ होता है तहकीके हिंद, यानी कि तहकीक मतलब खोजना होता है, भारत की खोज। और इसके बारे में इसने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है, बहुत सारी चीजें दी है। ये उसका राज ज्योतिषी भी होता है, गजनी का राज ज्योतिषी होता है। और जब ये ख्वारिज्म गया था, ख्वारिज्म को जीता था, तो वहीं से अलबरूनी को लेके आया था बंदी के रूप में। इसकी एक और रचना है किताबुल हिंद, इससे भी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, किताबुल हिंद। ठीक है, दूसरा देखेंगे फरिश्ता। आपको हमने फरिश्ता के बारे में बताया है कि शाहनामा की इन्होंने रचना की है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड, ये आपका डिस्क्रिप्शन है। दूसरा हम लोग देखेंगे छठवां क्वेश्चन, अलबरूनी भारत में आया था। इसका आपको हमने बताया है, इसका तो आंसर आपको पता ही होगा, 11वीं शताब्दी में 1018 से 19 के बीच में ये भारत आया था, और इसने बहुत सारी रचनाएं की हैं, तहकीके हिंद, किताबुल हिंद। और ये जो है कि कहता है कि जो भारत के लोग हैं, इसके फेमस कोट है कि भारत के लोग अपने देश को सर्वश्रेष्ठ देश मानते हैं, कि इसके जैसा कोई और देश नहीं है, भारत के देश जैसा कोई कोई देश नहीं है, इनके राजा के जैसा कोई राजा नहीं है, इनके राजा जैसा कोई राजा नहीं, तो ऐसा कथन करता है भारत, अरे अलबरूनी भारत के बारे में। ये देखेंगे तो ये एक विद्वान होता है, इसे बहुत सारी भाषाओं का, इसने संस्कृत का भी अध्ययन किया है, संस्कृत, अरबी, ज्योतिष। ये भारत में आके बहुत सारी, पहली बार संस्कृत का अध्ययन करने वाले पहला मुस्लिम था। इसने जो है कि पुराणों का भी अध्ययन किया है। और गणित में देखें तो इसने जो है कि त्रिकोणमिति का भी इसे ज्ञान था, त्रिकोणमिति का भी अच्छा खासा इसे ज्ञान था। ठीक है, ये अलबरूनी के बारे में थी। दूसरा हम लोग देखेंगे, सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन अलबरूनी के संबंध में सही नहीं है। पहला, वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, ही वॉज अ सेकुलर राइटर। उसका ग्रंथ उस समय के जीवन भारत से प्रभावित था। वह संस्कृत का विद्वान था, वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। आपको हमने बताया कि वह संस्कृत का भी विद्वान था, त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था, पुराणों का अध्ययन किया है, ज्योतिषाचार्य था। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उस टाइम में जो भी चल रही थी घटनाएं, मुसलमानों के द्वारा मंदिरों को तोड़ना, हिंदू लोगों को सताना, घरों को जलाना, पूरी तरह से मंदिरों को तोड़ना, लूटपाट जो मची हुई थी, उन सब चीजों का जो है कि जीवंत जो है कि लेखन लिखा है अलबरूनी ने। और ये वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, ये बिल्कुल गलत है, वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था। तो ये सारे जो है कि तीन जो BCD है बिल्कुल सही है, और इसके बारे में अलबरूनी ने लिखा है। नेक्स्ट हम लोग आठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। आपको हमने बताया था कि गजनी ने कितनी बार आक्रमण किया है, 17 बार आक्रमण किया है।
17 बार, ठीक है। इसकी इंफॉर्मेशन किसने कहा कि गजनी ने 17 बार आक्रमण किया है? एक इलियट थे इतिहासकार, उन्होंने क्या कि गजनी ने 17 बार आक्रमण किया है। और जो सोमनाथ का आक्रमण था इसका 16वां आक्रमण था। कब किया था? 1025 ईस्वी में किया था। सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात के काठियावाड़ में है, गुजरात के काठियावाड़ में है। और उस समय वहां पे शासक चालुक्यों का था। जब वहां पे शासन कर रहे थे सोमनाथ यानी कि गुजरात में चालुक्यों का शासन था। एक मिनट, चालुक्य, चालुक्यों का शासन था। और उस समय शासक आप देखेंगे तो भीमदेव थे, ठीक है। भीमदेव थे उस समय शासक थे। और सोमनाथ मंदिर को जब लूटा था, जब गजनी का आक्रमण होता है, उसी आक्रमण को खबर सुनकर ये भाग जाते हैं। और लगभग जब ये आक्रमण करके चला जाता है, लूट लेता है मंदिर को, तब ये आते हैं, फिर उसका पुनर्निर्माण कराते हैं। और लगभग देखेंगे इस आक्रमण से महमूद गजनवी को 2 करोड़ दिनार, लगभग 2 करोड़ दिनार से भी अधिक संपत्ति प्राप्त हुई थी जब इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। दूसरा है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? हु इशूड, इशू किया था उसने सिल्वर कॉइन्स को विद संस्कृत इंस्क्रिप्शन ऑन दी साइड्स? कौन सा ऐसा शासक था? मुस्लिम शासक की ये बात हो रही कि कौन सा ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने अपने सिक्कों पे एक तरफ संस्कृत में लेख थे और एक तरफ अरबी में थे? तो ये आपके मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बात हो रही है। इसने ही पहली बार जो है कि सिंध विजय के बाद, जब इसने सिंध के शासक दायूं को पराजित किया, तो इसने सिक्के चलाए। एक तरफ अरबी में कलमा था, अरबी था, सॉरी अरबी, एक मिनट, अरबी में कलमा, कलमा जो मुसलमानों का होता है कुरान में कलमा। और एक तरफ संस्कृत में कलमा खुदा हुआ था, और ये देवनागरी लिपि में थे, ठीक है, देवनागरी लिपि में। तो ये पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। दूसरा देखिए, सॉरी ये मोहम्मद बिन कासिम क्यों गया, मोहम्मद गजनवी है, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम जो कि तुगलक वंश का एक शासक है, और इसके बारे में बहुत सारी ये जो है कि तथ्य है। इस पागल पागल शासक, रक्त पिशाचु, और इसे कहते हैं कि जब इसकी डेथ हुई थी तो इसके बारे में फेमस कोट है कि इसको प्रजा से और प्रजा को इससे मुक्ति मिल गई थी। तो जब हम तुगलक वंश के शासक के बारे में पढ़ेंगे तो इसे काफी डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे अभियान चलाए और सारे सफल हो गए थे। एक तरह से गए तो भाग्य ने इसका साथ सही दिया था। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। शेरशाह जो कि जो है कि सूरवंश का संस्थापक है, सूरवंश का संस्थापक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। इन्हें अकबर का पुरोगामी भी कहा जाता है। और इसने प्रशासनिक व्यवस्था को काफी मजबूत किया था, जो कि आगे मुगलों के लिए भी काफी जो है कि लाभदायक हुआ था अकबर, जिसके बारे में हमें अकबरनामा से, जो कि इसके दरबारी अबुल फजल ने लिखा है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। इसने बहुत सारे कार्य किए हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे जब मुगल वंश को पढ़ेंगे। अब हमारा लास्ट 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1192 हमारे इतिहास में एक बहुत ज़्यादा एक टर्निंग पॉइंट कहेंगे, या फिर एकदम बिल्कुल सिचुएशन को बदल देने वाला टाइम कहेंगे। जैसे आप देखेंगे मॉडर्न में 1764 बक्सर के युद्ध ने पूरे ही सिचुएशन को बदल दिया। जैसे जो है कि भारत के शासकों से सीधे प्रशासन देखेंगे तो यूरोपियों के हाथ में आ गया, यानी अंग्रेजों के हाथ में आ गई। उसी तरह 1192 युद्ध के बाद, यानी कि तराइन का युद्ध, ये जो 1192 आपका टाइम लाइन है वो तराइन का युद्ध है। और इसी युद्ध में पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय भी कहेंगे, चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान की जो है कि पराजय होती है। पराजय के बाद यहाँ पे देखेंगे कि एक जो है कि बड़ा साम्राज्य, हिंदू शासक का साम्राज्य खत्म होता है, और उसके बाद मुसलमानों की सत्ता स्थापित होना शुरू हो जाती है। तो इसमें देखेंगे इसका आंसर है गजनी का महमूद। इसने ही जो है कि 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया और मुस्लिम सत्ता की स्थापना की थी। मांगबरनी के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत के बारे में, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। गोरी का है, यहाँ पे गोरी होगा, सॉरी गजनी नहीं होगा। Wait.
यहाँ पे मोहम्मद शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी है। ठीक है, गोरी से 2 युद्ध था, तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय युद्ध। तो इसी के बाद हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोहम्मद मोहम्मद गोरी का सबसे पहले किसने पराजित किया? मोहम्मद गोरी ने भारत में इसने भी कई बार आक्रमण किए हैं। पहला आक्रमण अगर हम लोग देखेंगे तो 1176 में, सॉरी 1175 में इसने किया था। ठीक है, दूसरा 1176 में किया था उच्छ पे। ठीक है, ये था इधर मुल्तान के करीब इसने किया था। और 1178 में इसने गुजरात गुजरात पे उस टाइम अहिलवाड़ शासक चालुक्यों का था, और उसे मूलराज द्वितीय, जो कि एक अल्पवयस्क शासक थे, मूलराज द्वितीय। और इनकी संरक्षिका इनकी माता थी नायिका देवी। नायिका देवी, तो इन्हीं के संरक्षण में जो है कि 1178 में पहली बार अगर देखा जाए तो मोहम्मद गोरी पहली बार किसी से पराजित हुआ तो यही भीम द्वितीय कहेंगे। भीम द्वितीय इनके सेनापति थे। इन्हीं के शासक के नाम पे मूल द्वितीय थे, लेकिन इन्हीं के सहायता से, इन्हीं की वजह से जो है कि मोहम्मद गोरी पराजित हुआ था। और लेकिन इतिहास में जो है कि शासक का ही नाम आता है। तो 1177 में नायिका देवी ने काफी संघर्षपूर्ण साथ लिया और मोहम्मद गोरी को सबसे पहले अगर पराजित हुआ था तो यही था। अगर दूसरी पराजय की हम लोग बात करें तो वो 1191 का तराइन का प्रथम युद्ध था। और 1192 का जो द्वितीय तराइन का द्वितीय युद्ध था उसमें जो है कि इसकी विजय हुई थी। इसमें विजय हुई थी। और दूसरी पराजय आप देखेंगे तो 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में हुई थी। ठीक, जयचंद था, ये गढ़वाल शासक था। और ये चंदावर की युद्ध 1194 में चंदावर का युद्ध होता है। इसमें जो है कि पराजित होता है ये गोरी से। इसके बाद इसका साम्राज्य, जो गढ़वालों का साम्राज्य होता है बनारस से लेके, तो वो सारे साम्राज्य जो है कि देखेंगे कि ये अरबों के नेतृत्व में हो जाता है। 12वां क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? अभी आपको हमने बताया किस युद्ध में पराजित किया था। चंदावर का युद्ध 1194 में पराजित किया था। कन्नौज के आसपास ये क्षेत्र था। कन्नौज के पास में ये क्षेत्र था। यहीं पे चंदावर नामक जगह पे हुई थी, इसलिए इसे चंदावर का युद्ध कहते हैं। और ये 1194 में हुआ था। आपका तराइन का प्रथम युद्ध किसके हुआ था? गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। जिसमें किसकी विजय हुई थी? तो पृथ्वीराज की विजय हुई थी। द्वितीय भी देखेंगे गोरी और पृथ्वीराज के बीच में हुई थी, जिसमें गोरी की पराजय हुई थी और पृथ्वीराज की गोरी की जीत हुई थी और पृथ्वीराज की पराजय हुई थी। कन्नौज जैसा कुछ युद्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 13वां क्वेश्चन, 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? तो ये आपका जयचंद है। ठीक, जयचंद को हराया था। गढ़वाल शासक जयचंद था। और देखिए गढ़वाल और चौहानों में एक तरह से शत्रुता चल रही थी। और इसी शत्रुता का देखेंगे मुस्लिमों ने कहीं ना कहीं लाभ उठाया। और पृथ्वीराज चौहान की जो पराजय हुई थी तराइन के द्वितीय युद्ध में, और एक तरह से देखिए मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो गई थी। तो ये इन शासकों के आपसी मतभेद, एकता ना होने के कारण ही हुई थी। और यहाँ पे देखेंगे दोनों की युद्ध शत्रुता ने ही कहीं ना कहीं मुस्लिम सत्ता को स्थापित करने में सफलता दी थी। 14वां क्वेश्चन है, युद्ध में वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। कौन सा ऐसा युद्ध था जिसके बाद देखेंगे कि मुस्लिम शक्ति की स्थापना होती है? तो आपका प्रथम युद्ध 1191 में है। आपका तराइन का प्रथम युद्ध 1192 में, द्वितीय युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, और द्वितीय युद्ध 1556 में। ये आपका किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच में। पृथ्वीराज चौहान है, तृतीय है ये, पृथ्वीराज तृतीय के बीच में। ये भी इन दोनों के बीच में ही हुआ था। प्रथम बाबर और लोधी वंश के शासक, मुगल शासक बाबर और लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था ये। और द्वितीय युद्ध देखेंगे हेमू, ठीक है, और अकबर के बीच में हुआ था, जिसमें हेमू की पराजय थी, अकबर जीता था। इसमें बाबर की जीत हुई थी और इब्राहिम लोधी हार गया था। प्रथम युद्ध में देखेंगे गोरी पराजित होता और पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। और द्वितीय में गोरी की जीत हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। तो ये तराइन का द्वितीय युद्ध ही था, जिसके बाद मुस्लिम शक्ति की स्थापना होती है और दिल्ली सल्तनत जैसे एक विस्तृत साम्राज्य, यहीं से बाद हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत जैसे एक बड़े साम्राज्य की स्थापना होती है।
जिसमें लगभग 1206 ईस्वी में होती है। लगभग जैसे 5 वंशों ने, इस दिल्ली सल्तनत ने 5 वंशों ने जो है कि राज किया, जिसमें हम लोग देखेंगे गुलाम आता है, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, सैयद और लोधी। इन 5 वंशों ने शासन किया। और दिल्ली सल्तनत के बाद हम लोग देखें गुलाम वंश के अरे सॉरी, मुगलों ने फिर इनका स्थान ले लिया। और इस तरह से देखिए काफी लंबे टाइम पीरियड तक एक जो है कि शासन चलता रहा 1192 के बाद। इसके बाद देखेंगे यूरोपियों ने जो है कि स्थान ग्रहण कर लिया, और इसके बाद ही देखेंगे कि 1947 में फिर जाके हमें अपना साम्राज्य वापस मिलता है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका कि सिक्के के अध्ययन एवं विश्लेषण को कहा जाता है। ठीक है, इसमें आपका लास्ट क्वेश्चन है कि सिक्के के अध्ययन एवं विश्लेषण को कहा जाता है पुरालेख, मुद्राशास्त्र, सिक्का विज्ञान, धन अध्ययन। तो इसमें आपको ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आपका होमवर्क क्वेश्चन है। आप सबको इसे, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है कि सिक्कों का अध्ययन को क्या देता है। अगर इससे पिछले वाला आपने वीडियो देखा होगा तो इसमें मैंने काफी डिटेल से बताया कि सिक्कों का अध्ययन को क्या कहते हैं। इससे पिछले वीडियो में जो आपको हमने होमवर्क क्वेश्चन दिया था वो था कि अभी क्वेश्चन क्वेश्चन देख लेते हैं क्या था। तो आपको हम लोग वो हम ये उस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को दोनों को अगले वीडियो में जो आपका PYQ सीरीज नेक्स्ट आएगा उसमें हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। जो भी क्वेश्चंस के सीरीज मैंने लाया, जो भी क्वेश्चन के सेट्स मैंने लाया, आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, डिस्क्रिप्शन अच्छा लगा होगा और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो ऐसे ही और भी सीरीज के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।